आशीष हाईवे के उस ढाबे पर बैठा अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। इसके दोस्त कहीं घूमने जा रहे थे, आशीष साथ में था। कुछ देर तक बातें करने के बाद ये देखते हैं कि हाईवे से बहुत स्पीड से एक एम्बुलेंस गुजरती है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, उसी के बारे में कुछ देर तक बातें करने लग पड़ते हैं। अब इनके दोस्त भी कुछ बातें करने लग पड़े, यार देखो कितनी स्पीड से जा रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहा है। पता भी नहीं कि अंदर जो बेचारा मरीज है वो बचेगा भी कि नहीं बचेगा। धीरे धीरे बातें शुरू होने लग पड़ी थी कि हाँ भाई, इनको तो इनकी जॉब बड़ी टफ होती है। कई बार तो इनको मुर्दों को भी लेकर जाना पड़ता है, और वो मुर्दे, इसके अलावा एम्बुलेंस में मुर्दे और ड्राइवर के अलावा कोई होता भी नहीं है। आशीष इनकी बातों को सुन रहा था। वो किसी सोच में पड़ चुका था। शायद उसको कुछ बात याद आ चुकी थी, या फिर उसको कोई किस्सा याद आ चुका था। ऐसा खौफनाक किस्सा जो शायद किसी एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ था। ये आशीष को हिलाते हैं, अरे भाई, एक तो तेरी चाय ठंडी हो रही है और तू किन किन बातों में खो गया है? तुझे पता भी है हम कौन सी बात कर रहे हैं? आशीष हाँ में सर हिला के कहता है, हाँ एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, मुझे पता है। हाँ तो क्या हुआ, किन बातों में खो गया? कुछ नहीं भाई। सही कह रहे हो तुम, इनकी जॉब बड़ी टफ होती है, और सच में कई बार ऐसे खौफनाक किस्से भी हो जाते हैं। तुझे कैसे पता किस्सों का? हाँ मेरा दोस्त है एक, वो भी एम्बुलेंस का ड्राइवर है। उसने एक किस्सा मुझे बताया था। जब तुम ये बातें कर रहे थे तो मुझे एक किस्सा वो याद आ गया। बस मैं उसी खौफनाक किस्से के बारे में सोचकर उसी किस्से में खो गया। अब उन सब दोस्तों की नजरें आशीष की तरफ थी। जो चेयर साइड पर थी घुमाकर आशीष की तरफ कर दी गई, मानो जैसे सभी उस किस्से को सुनने को बेताब थे। मैं जानता हूँ आप भी बेताब होंगे इस किस्से को सुनने के लिए, लेकिन इससे पहले हम किस्से को शुरू करें तो प्लीज़ जो नए हैं चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा, और किस्सा अच्छा लगे तो कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ के साथ उम्मीद करता हूँ कि जो एक सिलसिला शुरू हुआ है कल से चैनल पर, पहला एपिसोड आ चुका है अंधकार का, कैसा लगा आपको? थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा। हालांकि आपने निश्चित तौर पर अपने फीडबैक उस चैप्टर में भी दिए होंगे, और फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ आपको कि याद जरूर रखिएगा कि अगर लाइक 500 से कम हुए तो किस्से का अगला पार्ट नहीं आएगा। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि इस सीरीज़ पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है मेरे लिए, और हर मंथ नई सीरीज़ प्रोड्यूस करना, उसको क्रिएटिविटी सब कुछ देखना, सारी चीज़ों को करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर उसकी बदले में उतनी अप्रिसिएशन ना मिले तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि उस मार्के का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और वो तो मिनिमम है, ज़्यादा हो जाएगा तो और बढ़िया है। खैर अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। जैसा मैंने कहा कि आशीष कुछ सोच कर खो चुका था, कुछ किस्से के बारे में सोचकर खो चुका था, और जब वो बताता है कि उसका दोस्त सुरेंद्र जो भी एम्बुलेंस ड्राइवर है और उसके साथ कुछ ऐसा खौफनाक वाकया हुआ था, तो इन सब दोस्तों का ध्यान उसके तरफ चले जाता है। अब आशीष बताना शुरू करता है कि मेरा दोस्त सुरेंद्र, अब पारिवारिक समस्या कि भाई पैसे का जो सोर्स है कम है। वैसे तो वो एक दुकान में काम करता है, लेकिन एक संस्था है जिसको जो एनजीओ कह सकते हैं, और वो उनकी एम्बुलेंस भी है, और रात के समय में ये ड्यूटी करता है एम्बुलेंस की। अब रात के समय में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा केसेस होते नहीं हैं, लेकिन जो भी केसेस होते हैं फिर वो होते भी पूरे पूरे 100% इमरजेंसी वाले होते हैं, छोटी मोटी चोट के होते नहीं है। तो फिर उसको एम्बुलेंस पूरी भगानी पड़ती है। और सुरेंद्र कहता है कि कभी आज तक मुझे शुरू शुरू में जब मैं किसी डेड बॉडी को लेकर जाता था, बहुत ही बार तो डेड बॉडी के रिश्तेदार जो साथ ही होते हैं, लेकिन कई बार जैसे कोई लावारिस लाश मिली है, फ़ोन किया गया है, हम उसको लेकर आए हैं। इक्का दुक्का केसेस में बॉडीज जो होती हैं वो बिल्कुल अकेली होती हैं, कोई भी उनके साथ आता नहीं है। हमें कभी ऐसा डर नहीं लगा। थोड़ा सा शुरू शुरू में महसूस होता था, अजीब जरूर लगता था, लेकिन जैसा कहें कि अब आदत सी पड़ गई है। और इनका कहना है कि मेरे जीवन में इतने केसेस डेड बॉडीज वाले आए भी नहीं थे। मान लीजिए कि 100 से ज़्यादा अगर इन्होंने केसेस एम्बुलेंस ड्राइव की होगी, केसेस इमरजेंसी केसेस या टोटल केसेस को लेकर, तो उसमें 5-7% ही केसेस जो थे वो डेड बॉडीज़ के थे। तो इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा यूज्ड टू भी नहीं थे,
और ये कहते थे कि मुझे कभी ऐसा कभी महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन वो रात ये कभी भूल नहीं सकते, जब भोपाल के आउटस्कर्ट्स से मुझे फ़ोन आया, यानी कि भोपाल के बाहरी इलाके से, जो शायद भोपाल का हिस्सा ही था लेकिन बहुत दूर था, उस हॉस्पिटल से जहाँ पर इन्होंने डेड बॉडी को लेकर जाना है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल ही होता है। अब इनको कुछ रात के 11:30 बजे फ़ोन आता है कि ऐसे-ऐसे हम इस इलाके से बोल रहे हैं, और जो कि इनके जो एरिया से वो इलाका काफ़ी ज़्यादा दूर था और हाईवे का हिस्सा भी उसमें से होके गुजरता था। फ़ोन आता है कि ऐसे एक बुज़ुर्ग औरत हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो पुलिस है वो आके सारा देख चुकी है। अभी जो मृत्यु के कारण तो चलो जो पोस्टमार्टम होगा तभी होगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, तो आप आके डेड बॉडी को ले जाइए। अब मुझे प्रॉपरली ऐसा प्रोसेस का नहीं पता कि किस तरीके से सारी प्रोसेस होती है। जितना मुझे बताया गया है कि बस इनको फरमान था कि डेड बॉडी आकर लेकर जानी है। जब ये चल पड़ते हैं उस रास्ते की ओर, धीरे-धीरे शहर जब ख़त्म होता जा रहा था, किसी गाँव की तरफ इनकी गाड़ी बढ़ रही थी, और एक भीड़ी सी गली थी, जहाँ पर आकर इनकी एम्बुलेंस खड़ी होती है, और उस गली में से ही एक डेड बॉडी को बाहर तब निकाला जा रहा था। अब ये देखते हैं कि डेड बॉडी बड़ी, मतलब बूढ़ी जो औरत थी वो बड़ी कमज़ोर रही होगी, कुछ ज़्यादा भारी भी नहीं लग रही थी। इन्होंने भी साथ में हाथ लगवाया था, और डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रख दिया जाता है। अब जब ये सारी कागज़ी कार्रवाई, टिक चेक वगैरह, साइन वगैरह करके कि भई मेरे सुपुर्द कर दी गई है, मैंने इस हॉस्पिटल में पहुँचानी है, और फिर वो एक पेपर होता है जो बाद में वहाँ पर दिया जाता है कि ऐसे-ऐसे इस शख्स की डेड बॉडी थी, और इस कंडीशन में ये डेड बॉडी थी, आप ये कंडीशन चेक कर लीजिए, एज़ इट इज़ कंडीशन है, और उसके बाद उनको हैंडओवर कर देनी थी। अब जब ये डेड बॉडी रख दी जाती है, तो ये देख रही थी इनकी आँखें कि कोई बैठेगा गाड़ी में साथ में। तो एक आदमी कहता है, "ठीक है भाई साहब, आप फिर ले जाइए।" नहीं, कोई इनके साथ बैठेगा नहीं।" "अरे नहीं भाई साहब, ये अकेली रहती थी घर पे।" "अच्छा, ठीक है। तो मतलब मैं फिर इनको अब कोई साथ में नहीं जाएगा?" "नहीं, नहीं, नहीं, कोई साथ में नहीं जाएगा।" अब ये बैठ जाते हैं गाड़ी पे, लेकिन शायद ये इनका वहम था, और कहीं न कहीं उस आदमी ने या बाकी सारे गाँव के लोगों ने भी झूठ बोला था कि ये अकेली रहती है। क्योंकि अब इसके साथ, सुरेंद्र के साथ जो होने वाला था इनके साथ, वो कम से कम इस बुजुर्ग महिला का काम तो था नहीं। गाड़ी चल पड़ती है, कुछ समय बाद गाँव से निकलती है, और ये अब सड़क पर आ जाते हैं, मेन रोड पर। अब इमरजेंसी केस तो था नहीं, जो शख्स पीछे था उसकी जान खत्म हो चुकी थी, किसी तरीके की इनको कोई जल्दी नहीं थी, गाड़ी ये आराम से लेकर जा रहे थे। लेकिन अचानक से इनको अपने पीछे से, यानी कि जो पिछला एरिया था वहाँ से एकदम से आवाज़ आती है, और पीछे एक बना होता है देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। ये जल्दी से गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं और पीछे देखते हैं, तो देखते हैं कि जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी स्ट्रेचर पर, वो थोड़ी-सी इस तरफ झुकी हुई है। अब ये उनको लगता है कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो रास्ता टूटा-फूटा भी नहीं है, बिल्कुल ठीक रास्ता है, और कुछ इस तरीके की ढलान वगैरह भी नहीं है कि जहाँ पर डेड बॉडी जो है वो हिले। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि चलो, कई बार हो जाता है, मुझे क्या करना, मैं तो उतरता हूँ, और दरवाज़ा पिछला खोलते हैं, और ये उसको फिर सेट करते हैं अच्छे तरीके से, और फिर गाड़ी पर बैठ जाते हैं। अब गाड़ी चलने लग पड़ती है। कुछ समय बाद अचानक से फिर किसी ऐसी चीज़ की आवाज़ आती है, जैसे चीज़ वो हिली है, एकदम ठा ठक की आवाज़ आई है। ये एकदम से डर जाते हैं। नेचुरली बात है कि भाई एक डेड बॉडी पड़ी है गाड़ी में, डरना लाज़मी था कि एकदम से कैसे आवाज़ आई, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। जैसे ही ये पीछे दोबारा मुड़ के देखते हैं, अब ये थोड़ा-सा डर जाते हैं, क्योंकि जो डेड बॉडी थी, उसका जो हाथ था वो ऐसे नीचे की तरफ हुआ था। अब जो लोगों को पता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके हाथों को ऐसे रखा जाता है, और अगर किसी ने लास्ट राइट से पहले किसी बॉडी को नहलाया हो, तो वो बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जब बॉडी के हाथ को ऐसे पीछे किया जाए तो बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ हाथ होता है, उसको मतलब हिलाना भी मुश्किल कई बार हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज की कैसे, मतलब जिस भी मिनिमम हालत में भी हो, बॉडी को बिल्कुल ऐसे हिला के खुद ब खुद तो नीचे नहीं आ सकती, या किसी झटके के साथ तो ऐसे हाथ नीचे हो नहीं सकता। अब ये एकदम से डर जाते हैं कि ये हाथ कैसे हो गया, लेकिन फिर भी ये गाड़ी को रोकते हैं, हिम्मत करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, और अब ये उस बाजू को चादर में फिर करके करने लग पड़ते हैं।
अब जब उसको चद्दर में ऐसे करके दोबारा उनके हाथ को फोल्ड कर रहे थे, तो अब ये हाथ बड़ी आसानी से फोल्ड हो रहा था, जैसे कि मानो जान हो। अचानक से जब इनका ध्यान उस बूढ़ी की आंखों पर पड़ता है, उसकी आंखें बिल्कुल हल्की हल्की खुली थी। इनको अच्छे तरीके से याद था, जब इन्होंने बिल्कुल लाश का जायजा लिया था, तब आंखें बिल्कुल बंद थी। अब ये एक बार अच्छे से हाथ की नब्ज टटोलते हैं कलाई की, कि कहीं सच में जिंदा तो नहीं है। कई बार इंसान उस स्टेज में पहुंच जाता है कि मरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन बाद में जान आ जाती है। कई केसेस में ऐसा होता है, कुछ अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन वो डेड पड़ी थी, हाथ उसके ठंडे थे। जब वैसे उसने टच किया था तब भी थे, लेकिन अपनी तसल्ली करने के लिए उन्होंने चेक किया तो हाथ अभी भी ठंडे थे, शरीर ठंडा पड़ा था। लेकिन ये आंखें कैसे खुली? हो सकता है झटका लगने की वजह से खुल गई हो। लेकिन दूसरी चीज, जब ये अच्छे से हाथ को बिल्कुल सेट करके दोबारा करने लगते हैं, मतलब कवर करने लगते हैं मुंह को, तो इस बार ये डर जाते हैं। क्योंकि पहले जब ये देखते हैं आंखें हल्की हल्की खुली थी, वो तो किसी तरीके का ये समझ लेते हैं। लेकिन दूसरी बार जब देखते हैं तो उनका जो चेहरा था वो मुस्कुरा रहा था हल्का हल्का, जो कि बेहद अनयूजुअल और डरावनी बात थी। क्योंकि पहली बार जब इन्होंने देखा था तो बिल्कुल चेहरा नॉर्मल था। अब ये डर के पीछे हटते हैं। अब उस सड़क पर इस बूढ़ी औरत की लाश, और इनके अलावा कोई भी नहीं था। जो भी था वो बस आई चलाई थी, गाड़ी आ रही थी जा रही थी, कोई भी। अब ये पूरी तरह डर चुके थे। अपने कुछ सालों के करियर में कभी भी इनको ऐसा डर महसूस नहीं हुआ था, और कभी भी ऐसी लाश के साथ इनका वास्ता पड़ा नहीं था। इसलिए ये जल्दी से बंद करते हैं दरवाजे को और सोचते हैं कि बस अब मैं, और ये सोचते हैं मैं उसी स्पीड में गाड़ी भगाऊंगा जिस स्पीड में एम्बुलेंस भागती है, जल्दी से जल्दी पहुंचूंगा। अब क्या होता है कि ये गाड़ी थोड़ी सी स्पीड करनी शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। इनकी धड़कन दिल की काबू में आने लग पड़ती है धीरे धीरे, कि पता नहीं कोई मेरा वहम तो नहीं। लेकिन इनका वहम सच्चाई में बदल जाता है। कुछ समय बाद फिर से हिलजुल होनी शुरू हो जाती है। ये एकदम से डर जाते हैं, जरा पीछे देखने की कोशिश करते हैं, और इनकी इस बार चीख निकल जाती है। साथ के साथ ये ब्रेक लगाते हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी संभलती है, क्योंकि अब वो बूढ़े की लाश पीछे बैठी हुई थी, और वो अपना गर्दन पूरी तरह घुमाकर इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। बस ये नज़ारा देखने की देर थी। ये एम्बुलेंस से उतरते हैं और भागते हैं। तब तक भागते रहते हैं जब तक वो गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी, इनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अब ये बहुत दूर आ चुके थे। इनको डर लग रहा था। ऐसा इनको लग रहा था कि शायद वो बूढ़ी एम्बुलेंस से उतर कर कहीं इनके पीछे ही ना आ जाए। ये कुछ समय अपनी सांसों को काबू करने के बाद फोन घुमाते हैं, जहां से पहले फोन आया था, और ये कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, ऐसी ऐसी कुछ करके हरकत हो रही है, मैं ऐसे नहीं लेके जा सकता, आपको किसी ना किसी को आना होगा, ये जगह बता देते हैं, मैं वहां पर खड़ा हूं। अब हैरानी वाली बात यह थी कि उनकी बात सुनकर जो सामने पर्सन जिसके साथ फोन पर बात हो रही थी, वो बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुआ, और वो कह रहा है कि हम कुछ ही देर में आए, आप बस कोशिश कीजिए गाड़ी का। मैं गाड़ी के पास तो नहीं जाऊंगा, जब आप एम्बुलेंस वहां पर खड़ी आपको नजर आएगी, वहां पर आप जाकर मुझे फोन कर देना, मैं वहां जहां पर भी छुपा हूं आ जाऊंगा। तकरीबन कुछ देर के बाद इनको फोन आ जाता है कि हम एम्बुलेंस के पास खड़े हैं, और हम देख रहे हैं वहां पर एक जो भी वो महिला की है बॉडी पड़ी हुई है, आप जल्दी से आ जाइए। अब जब ये आते हैं तो ये सारा किस्सा बताते हैं, और ये कहते हैं कि चलो आप ऐसा करो, हम आपके साथ ही हैं। दो बंदे अंदर बैठ जाते हैं एम्बुलेंस में, एक इनके साथ नॉन ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, और कहते हैं पहले आप चलिए। अब ये पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई ये माजरा क्या है, लेकिन कहते हैं पहले हॉस्पिटल तो चलिए। कुछ समय बाद ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उस महिला की बॉडी को सुपुर्द करते हैं डॉक्टर्स के, स्टाफ के, और अब इनकी सांस में सांस आती है। अब ये जो हॉस्पिटल की कैंटीन वगैरह होती है, वहां पर ये अब चाय पीने बैठे थे। सुरेंद्र सारी बात दोबारा से बताता है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, तो ये सारा माजरा क्या है। अब जो वो आदमी था वो बताता है कि दरअसल वैसे तो कहने को ये अम्मा अकेली थी, बट ये अकेली नहीं थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? भाई मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत समय से यहाँ पे रहती है, बड़ा पुराना इसका घर है। अब ना, यानी कि हम भी तब पैदा नहीं हुए थे, बड़ी बूढ़ी औरत है भाई, हमें हमारे माँ बाप भी बताते हैं कि क्या क्या हुआ,
कहते हैं कि इसकी शादी हुई और इसके जो सास ससुर थे वो तो पहले मर चुके थे, यानी कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थे। लेकिन कुछ समय बाद ना कहने लगे कि इस पर ना किसी जिन का साया है, और वो जिन जैसे आशिक हो जाते हैं, जिन ठरकी जिन, तो वही है, बस इस पर आशिक हो गया। अब तब आज से, तब जब ये जवान ही तो तब काफी पुराना समय होगा, और लोग तब करते थे। और कहते हैं कि धीरे धीरे जो इसके जिन ने इसके पति को भी मार दिया। अब ये लेडी होगी अकेली। कहा जाता है कि रात के समय में यहाँ से इसके घर से बड़ी अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती थी, खूंखार आवाज़ें आती थी, और कई बार कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई किसी औरत के साथ संबंध बना रहा है, और एक्चुअली बात है यही बूढ़ी होगी और वो जिन। क्योंकि कभी भी इस लेडी के, कहते हैं घर वाले, कभी शुरू शुरू में तो गांव वाले लोग करते थे ना कि भाई ऐसे कोई गलत औरत आ जाए तो रात को मर जाए तो भाई बदनामी होती है, तो गांव वालों ने नज़र भी रखी, लेकिन कोई नहीं होता था। उसके बावजूद आवाज़ें काफ़ी अजीब और खूंखार आती थी। तो फिर गांव वालों ने ये मान लिया था कि जो ये लेडी है, ये इस पर किसी जिन की सवारी है। तो धीरे धीरे गांव वालों ने इसके साथ किराना करना शुरू कर दिया, लेकिन हैरानीजनक तौर पर ना जाने कहाँ से इसके पास पैसा आ जाता था। वो जिन्नी होगा जो इसका ख्याल रखता था। कोई भी मर्द इससे बात नहीं कर सकता था। अगर कोई भी गलती, शुरू शुरू में जब ये विधवा आई थी, सुंदर थी काफी, कुछ मर्दों ने डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन हाल बहुत बुरा हुआ किसकी, लेकिन उनका हाल बहुत बुरा हुआ। किसी की टांग टूट गई, किसी की बाजू टूट गई, बहुत बहुत कुछ हुआ। तो फिर लोगों ने किनारा कर लिया। लेकिन ये अकेली जब रहती थी इसी घर में, वही खाना पीना सब कुछ इसका सब ठीक होता था, और हम इसको तो जिन वाला घर ही कहते थे। अब जब ये बूढ़ी मरी है, तो भाई मैंने तो नॉर्मली तौर पे कहा है कि अकेली है, वैसे तो देखने में तो अकेली है। अब हमें क्या पता कि वो भी इसके साथ ही चला आया। ये किस्सा था। अब जब ये सुनते हैं तो अब वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते थे कि भाई मुझे पहले बता देते, ये बताने वाली बातें थोड़ा होती हैं। कहते हैं खैर उस बंदे के साथ मेरी अच्छी वार्तालाप होगी। कहते हैं कि मतलब उस बंदे के साथ बात होती रहती है, और कहते हैं कि अभी भी उस घर में, वो घर अब खंडर ही बन चुका है, कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि उसका कोई वारिस तो था नहीं। तो उस घर में अभी भी रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और रात को जो गली है, लोगों का कहना है कि उस गली में ऐसा लगता है कोई चल फिर रहा है। पहले नहीं आती थी, इस बूढ़ी के मरने के बाद आ रही है। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो था उस बूढ़ी के साथ, जो उसके मरने के बाद भी उस एम्बुलेंस में था। और उसके बाद जब उसका संस्कार वगैरह किया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। वो तो एक तरह की लावारिस तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी विदाउट एनी लीगल हेयर डेड बॉडी थी। ना जाने उसके साथ क्या हुआ, जब पोस्टमार्टम किया होगा क्या हुआ होगा, लेकिन इनका जो पीछा छूटा उससे किसी बात की तसल्ली है। तो ये था किस्सा एक ऐसी एम्बुलेंस का, जहां पर एक बूढ़ी प्रेतनी, उसको प्रेतनी ही कहा जा सकता है, जो इतने साल जिनके साथ रही हो। तो अजीब, काफ़ी अजीब किस्सा था। और भाई सलाम है ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर्स को, ऐसे नहीं हर एक ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर को जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। और कहने को तो कई लोग कह सकते हैं भाई पैसे भी लेते हैं, लेकिन पैसे कई ज़्यादा लोग इनसे कमाते हैं, लेकिन ऐसी ड्यूटी करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सो उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा भी इससे कहीं ज़्यादा अजीब है और कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है। लेकिन इससे पहले हम अगला किस्सा शुरू करें, नया एपिसोड अपलोड हो चुका है मेंबरशिप ओनली पर, और ये है मुर्दों की बस। बेहद खतरनाक। और जब इस किस्से का अंत आता है, और जब अंत में खुलासा होता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि प्रताप के साथ जो हुआ, उस किस्से को बता रहे हैं उसके दोस्त रवि। प्रताप ने क्यों नहीं बताया? क्या प्रताप ने उस किस्से के बारे में पहले ही जिक्र कर दिया था, जो कुछ सालों बाद उनके साथ खौफनाक फिर से होने वाला था? बेहद ही गुंजलदार किस्सा है ये। तो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको सुनने को मिलेंगे मेंबरशिप ओनली के किस्से। जल्दी से आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए, 29 रुपये पर मंथ वाले प्लान को सब्सक्राइब कीजिए, और सुनिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ जो इस चैनल के नॉर्मल एपिसोड्स का हिस्सा नहीं है। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। किशन काफी समय बाद इटावा के पास उस कस्बे में आया था। इस कस्बे से किशन का खास नाता था। आज से कई साल पहले किशन यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के पास आया था। यहाँ पर उसकी बुआ का घर था।
दरअसल किशन जहाँ पर रहता था वहाँ पर पढ़ाई वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं था, काफ़ी छोटा सा गांव था। हालांकि उसके पिता के पास संसाधन थे, इसलिए फिर यही बात चली कि उनके जो भुआ जी हैं, जो इस इटावा के पास कस्बे में रहती हैं, ये वहाँ पर आ जाएंगे और इनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी इनके भुआ जी को होगी। और इनकी भुआ जी और फूफा जी को कोई तकलीफ भी नहीं थी। इनके फूफा जी बैंक में जॉब करते थे और जो भी खर्चा था बेसिकली किशन के पिताजी ही करने वाले थे। और वैसे भी किशन अपनी भुआ का बहुत लाडला था। लेकिन कुछ ही साल, तकरीबन 2-3 साल बाद किशन को और उसके भुआ भुआ को ये कस्बा छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके जो फूफा जी थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई और उसके बाद फिर दूसरे शहर जाना पड़ा। लेकिन आज जब काफ़ी समय बाद किशन इस कस्बे में आता है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, लेकिन वो इन यादों को ताज़ा करने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे किसी काम से। बेसिकली वो एक अपना बिज़नेस चला रहे थे और बिज़नेस में कुछ करियाने का, कॉन्फेक्शनरी का जो सामान होता है, उसके रिगार्डिंग कुछ सेल वगैरह का था। और यहाँ पर कुछ अच्छी दुकानें थी जो इनके दिमाग में तब थी कि हाँ, कुछ ऐसा मार्केट, अच्छी मार्केट है। तो तकरीबन 5-6 दिन का प्लान बनाकर ये आए थे कि ये इस कस्बे में रुकेंगे और आसपास अच्छा होटल ना होने की वजह से, जो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर इटावा था, ये इटावा में ही किसी होटल में रुकेंगे। खैर, अब ये अभी गाड़ी पर आए थे और वहाँ पर आकर इन्होंने अपनी सबसे पहले ही सोचा कि सीधा मैं गाड़ी से इस कस्बे में आऊँगा और थोड़ी देर मार्केटिंग करूँगा और उसके बाद फिर मैं किसी होटल में जाऊँगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। किशन अभी मार्केट में घूम रहे थे, अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, "अरे किशन!" किशन बड़ी हैरानी से पीछे घूमते हैं, क्योंकि जब इन्होंने इस कस्बे को छोड़ा था तब वो बच्चे थे और आज और तब में तो काफ़ी बदलाव आ चुका है। कैसे कोई मुझे पहचान सकता है? लेकिन जैसे ही ये मुड़कर देखते हैं, इनको एक चेहरा याद करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन है, कौन है? "किशन, पहचाना?" "अ, माफ़ कीजिएगा।" "अरे भाई, स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं, दोस्त।" "द द दीपक?" "हाँ।" "अरे दीपक, क्या हाल है भाई? देखो किस्मत का खेल। अरे यार, इतने सालों बाद मैं आया हूँ और देखो आते ही मुझे दोस्त मिल गया।" ये दोनों गले मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पीना शुरू करते हैं, अपनी-अपनी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। किशन शुरुआत करता है कि भाई, कुछ साल ही तो मैं यहाँ पर पढ़ा, लेकिन तेरे साथ अच्छा बॉन्ड था, फिर उसके बाद यहाँ से मुझे जाना पड़ा। और ये तब के दिन ना, जब जब फ़ोन वगैरह भी मुश्किल ही होते थे, खतों से क्या बात करनी, इसलिए तकरीबन इनका किसी के साथ लिंक था नहीं। वहीं दूसरी ओर जब दीपक की बारी आती है तो मानो जैसे दीपक की किताब के पन्ने ही कोरे थे, या फिर यूँ कहें कि कुछ ऐसे राज़ थे जो इन कोरे पेजों के बीच दफ़न थे, जो यूँ दिखने पर तो नज़र नहीं आते थे। शायद ख़ास तौर पर मेहनत करने की ज़रूरत थी किशन को। जब दीपक अपने बारे में बताना शुरू करता है, ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस मैं भई अकेला रहता हूँ। अब किशन को इतना पता था कि दीपक की जो माँ थी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। किशन के पिता थे, ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था कि किस तरीके के उनके अपने पिता के साथ ताल्लुकात थे। लेकिन अब दीपक कहता है कि खैर भाई क्या यहाँ पर? तो कहते बस तुझे बताया है कि बस ऐसे बिज़नेस है और मैंने यहाँ पर मार्केटिंग करनी है, तो रहने का कैसा प्रोग्राम है? रहने का भाई, अब यहाँ पर तो कोई होटल वगैरह होगा नहीं, तो मैं इटावा जाऊँगा। अरे भाई, कैसी बात कर रहा है? हमारे यहाँ पर आया है तो तू इटावा जाएगा? किशन को बात समझ नहीं आती। इससे पहले किशन कुछ कह पाता, दीपक कहता है कि चल घर चलते हैं। तो कहता है नहीं भाई, अरे मैंने तुझे कहा ना कि भाई मैं अकेला हूँ, थोड़ा-सा मुझे भी सहारा मिल जाएगा, कुछ दिन अपने दोस्त से हँस-खेल के बातें कर लूँगा, हो सकता है मेरा मूड ठीक हो जाए तेरे से बातें करने से। काफ़ी गहराई नज़र आ रही थी किशन को दीपक की बातों में और शायद इसी वजह से किशन ना कर सका। और दीपक अपनी गाड़ी में जो आया था वो कहता था कि भाई मुझे फ़ॉलो करो। अब वो गाड़ी में बैठता है और धीरे-धीरे दोनों चलने लग पड़ते हैं। जैसे-जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उस कस्बे से बाहर की तरफ जा रहे थे, इससे पहले किशन को कुछ नहीं पता था कि दीपक का घर किस तरफ है, ये शायद किसी गाँव की तरफ जा रहा था। कुछ समय बाद नदी का एक पुल पार करते ही इनको नज़र आनी शुरू होती है एक आलीशान हवेली, देखने में बेहद सुंदर, लेकिन अब कुछ पुरानी-पुरानी लगनी शुरू हो चुकी थी। शायद जैसे-जैसे पास आते जा रहे थे, इनको उखड़ा हुआ पेंट नज़र आ रहा था। आस-पास गार्डन थे जिसको
देखने में तो सुंदर थे, लेकिन जिसको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया गया था। अगर मेंटेन किया गया हो तो और अच्छे बन सकते थे, लेकिन इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं था। और जैसे ही गाड़ी हवेली के पास आकर रुकती है तो एक नौकर बाहर आता है, वो जल्दी से गाड़ी खोलता है, किशन की गाड़ी खोलता है, सामान निकालता है। और किशन देखकर हैरान हो जाता है, वाह भाई, मुझे पता तो था तू अमीर बहुत है, लेकिन इतना भी होगा। दीपक मंद सी मुस्कान दिखाता है किशन को और कहता है, चल भाई अंदर चलते हैं, चलो मेरे गरीब खाने में। किशन हंस के कहता है कि भाई ऐसे गरीब परमात्मा सबको बनाए। अभी ये कहता ही है, दीपक जल्दी से किशन के मुंह पे ऐसे हाथ रखता है, नहीं, ऐसी बद्दुआ कभी मत मांगना। किशन को बात अजीब लगती है, लेकिन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और पीछे पीछे चल देता है। अब हवेली बेसिकली 3 मंजिला थी, लेकिन जो भी शायद रहन सहन था दीपक का, वो पहली जो ग्राउंड फ्लोर था उसी पर था। अब शाम होते होते जब चाय वगैरह पीते हैं तो ये देखते हैं कि जो नौकर हैं वो सारे इजाजत लेकर जाना शुरू कर देते हैं। और अब हवेली में सिर्फ और सिर्फ किशन और दीपक ही बचे थे। किशन को इस बात की हैरानी होती है कि भाई, रात को नौकर यहाँ नहीं रहते। नहीं नहीं, रात को मैं ही सिर्फ यहाँ पे रहता हूँ। भाई पूछ सकता हूँ कारण? यार पता नहीं यार, ये ना कुछ हवेली में अजीब सा लगता है इनको। ये कहते हैं कि रात को ये रुक नहीं सकते, इसलिए फिर बस। तो यार अंकल, हाँ, पिताजी को गए कुछ साल हो चुके हैं, और तब तो ये पता नहीं रुक जाते थे रात के समय में, लेकिन अब ये रुक नहीं पाते। इनमें से कई नौकर तो छोड़ भी चुके हैं नौकरी, और जो बचे हैं वो भी अब नहीं रुकते। मैंने काफी इनको कहा, तनख्वाह बढ़ाने की बात भी कही, लेकिन ये रुके नहीं, पता नहीं क्या कारण है। खैर कृष्ण को कुछ दीपक की बातों में दर्द झलकता है कि जैसे एक अकेलापन सूनापन हो। कृष्ण को कहीं ना कहीं तरस भी आ रहा था कि भाई चलो, मुझे इसकी जिंदगी के बारे में पता करना चाहिए, शायद मैं कोई काम आ सकूं। रात हो चुकी थी और खाना रात का बना हुआ था पहले से ही। दोनों खाना खाते हैं। कहीं ना कहीं किशन को भी कुछ रिलैक्सेशन हो रही थी कि यार होटल जाना था, खर्चा भी ज़्यादा हो जाता, और साथ के साथ ही अपनापन भी महसूस हो रहा है। अब पहले दिन थकावट वगैरह थी ज़्यादा, तो किशन को दीपक उसका कमरा दिखाता है। और जैसे ही वो कमरे में जाता है, सबसे पहले वो खिड़कियां बंद करता है, आगे पर्दे करता है, और कहता है कि भाई कोई भी खिड़की नहीं खोलनी, कोई भी पर्दा नहीं पीछे करना, बस रात को सोना ही है, कुछ नहीं करना। इनको काफी अजीब लगता है, लेकिन ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और ये बस सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थके हुए थे। अब अगले दिन से इस हवेली के राज और इस हवेली के रहने वाले लोगों के राज खुलने शुरू होते हैं। शायद दीपक की वो किताब के पन्ने इतने भी कोरे नहीं थे। उन पर उकेरे हुए अक्षर काले, बेहद गहरे काले थे। और अब शुरू हो चुका था किस्सों का सिलसिला। सुबह जल्दी उठता है किशन, दीपक को कह के जाता है कि आज मार्केट में कुछ दुकानों को विजिट करना है, उसके बाद मैं जल्दी आऊंगा, बातें करेंगे। दोपहर तक किशन वापस आ जाता है और अब वो बातें करने शुरू करता है। शुरू शुरू में दीपक थोड़ा सा हिचकिचाता है, ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन शायद काफी वर्षों से जो उसके दिल में दफन था वो निकल ही जाता है। अब वो बात करनी शुरू करता है। किशन, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं हूँ। किशन को काफी अजीब लगता है। अच्छा, तो किसी रिश्ते नहीं, नहीं रिश्तेदार नहीं। मुझे भी किसी से पता लगा कि इन्होंने एक तरह का मुझे खरीदा ही था। खरीदा था, हाँ हाँ, किसी गरीब खानदान से। ओके। और दरअसल इसमें पिताजी की इच्छा नहीं थी, पिताजी तो चाहते नहीं थे, लेकिन माँ को संतान का बहुत लोभ था, बहुत मोह था। और शायद जब तक माँ जिंदा थी तब तक ही मुझे प्यार मिला। अब शायद इनको थोड़ा थोड़ा था समझ आ रहा था कि इनके और इनके पिता के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे। अब बातें धीरे धीरे चलने लग पड़ती हैं कि यार 5-6 साल तक तो जब माँ जिंदा थी तब तक तो मेरी बहुत केयर होती थी, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, जो मांगता था वो मिल जाता था, खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। वो बात भी नहीं इतनी हुई, लेकिन हर एक मनपसंद खाना सब कुछ। लेकिन फिर एक दिन माँ चल बसी, माँ बीमार हुई, और जाते जाते उन्होंने कहा कि दीपक का ख्याल रखना अपने पति से, यानी पिताजी से। पिताजी
उन्होंने कभी मेरे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं की। उनको मैं शुरू से ही पसंद नहीं था और शायद इसकी वजह से वो भी मुझे पसंद नहीं थे। हालाँकि मैं हमेशा उनसे मुझे दरकार रहती थी कि मुझे वो प्यार से बुलाएँगे, मेरे साथ कभी खेलेंगे, कभी मेरे साथ बातें करेंगे, लेकिन कभी नहीं। तू जानता है कि 8वीं कक्षा में भी मैं अव्वल आया था। दीपक पढ़ने में काफ़ी होशियार था। जब मैंने आकर अपने पिता को बोला, तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाँ, सिर्फ़ एक चीज़ थी जो वो रेगुलर बिन नागा दिन में 2 बार करते थे। वो क्या? बस वो एक चीज़ कहते थे, "दीपक तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना?" शायद वो अपनी पत्नी के आखिरी शब्दों की लाज रख रहे थे। ख्याल रखना, बस उसी के एवज़ में इतना कह देते थे। इसके अलावा जो भी नौकर थे वो मेरा ख़्याल रखते थे। कभी पिता ने मुझे ढंग से बुलाया नहीं। जब भी वो काम से आते अपने कमरे में चले जाते, अपने कमरे से निकलते सुबह और अपने काम पे चले जाते। उन्हें मेरा तो कोई ख़्याल ही नहीं था। मेरे जीवन का हर एक अहम पड़ाव, कभी भी उन्होंने उस चीज़ पर तवज्जो नहीं की। जब भी मैं जब 10वीं में भी प्रथम आया, मैं मिठाई का डब्बा लेकर आया, उन्होंने उस मिठाई को खाया तक नहीं। लेकिन बिन नागा सुबह-शाम एक बात ज़रूर पूछते कि तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद फिर मुझे वो मिली। कौन? शायद वो तेरी भाभी होती, लेकिन मेरी किस्मत में वो भी नहीं थी, दीक्षा। दीक्षा की मुलाकात मेरी उसी मार्केट में हुई थी, जिस मार्केट में हम मिले हैं। बड़ी अच्छी लगी मुझे, धीरे-धीरे हमारी बातें होनी शुरू हुई। फिर जब तब तक मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी थी और ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद भी मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर आप चाहें तो मैं आपके बिज़नेस में दखल दे सकता हूँ, यानी कि शुरू कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको नहीं पसंद तो मैं कोई नौकरी कर लूँ। लेकिन पिताजी का कोई भी भाव नहीं था। मुझे आज भी याद है, वो उस बरामदे में बैठे हुए थे, इशारा करके कहता है अखबार पढ़ रहे थे। जब मैंने खुशी से कहा कि पिताजी मैंने अव्वल किया है ग्रेजुएशन में भी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। और जब मैंने उनसे नौकरी की बात की या बिज़नेस की बात की, तो उन्होंने कहा कि बिज़नेस की तरफ ध्यान मत देना, जो मर्ज़ी करो, पैसे की कमी तुम्हें नहीं आने दूँगा, जितना मर्ज़ी पैसा लो, नौकरी करो, नहीं करनी, नहीं करनी, सारी उम्र घर बैठना है, बैठो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीक्षा के साथ मेरी बातें होती थी। अब फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं दीक्षा को अपने पिताजी से मिलाता हूँ। लेकिन जब दीक्षा को पिताजी के साथ मैंने मिलाया और उसके बाद दीक्षा कभी मुझसे नहीं मिली, क्योंकि पिताजी ने कुछ ऐसी बातें कह दी दीक्षा के सामने, जो शायद दीक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकी। दीपक वो बातें मुझसे शायद कहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने पूछना भी वाजिब नहीं समझा। एक दीक्षा ही तो थी मेरी ज़िंदगी में, जो मेरी ज़िंदगी में खुशी लेकर आई थी, लेकिन पिताजी ने वो भी छीन ली। धीरे-धीरे समय बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं कुछ काम ढूँढने लगा, क्योंकि मैं घर में ज़्यादा रह नहीं सकता था, लेकिन कोई भी काम करने का दिल ही नहीं करता था भाई। बस एक ही ख़्याल रहता था कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे पिता, चाहे वो मेरे सौतेले पिता हैं, लेकिन पिता तो हैं। वो मेरी बात से खुश हो जाएँ, मेरे काम से खुश हो जाएँ, लेकिन अपने जीवन की आखिरी साँस तक उनके चेहरे पर मुझे देखकर कभी भी मुस्कुराहट नहीं आई। जब वो इस दुनिया से गए, उनके आखिरी शब्द भी यही थे कि तुम ठीक तो हो ना? बस उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर मुझे पता लगता है कि विरासत में ये हवेली, जो धन है, दौलत है, वो सब कुछ मुझे मिला है, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैं इस हवेली को छोड़कर जाता हूँ, तो ये हवेली किसी संस्था है उसको मिल जाएगी और बस मेरा धन दौलत भी मुझसे ले लिया जाएगा। इसलिए मैं इस हवेली को, इस मनहूस हवेली को छोड़ नहीं सकता। दीपक को किशन कहते हैं कि भाई छोड़ने की ज़रूरत भी क्या है? ठीक है, तेरे पिताजी को था इस चीज़ का कि भई धन दौलत तेरे पास है और वो उनको वो लड़की पसंद नहीं है, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा ना, शादी कर, घर बसा यार, ये हवेली तुझे अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। नहीं, जो मैं भुगत रहा हूँ, वो मैं अपनी पत्नी को नहीं भुगतने दे सकता, अपने किसी भी जानकार प्यारे को नहीं भुगतने दे सकता। इनको बड़ी हैरानी होती है और कहते हैं मतलब वो इस हवेली में अभी भी घूमते हैं। कौन? पिताजी। इनको बात काफ़ी अटपटी लगती है। अरे क्या बात कर रहा है? मैंने कई बार देखा है उन्हें। इसीलिए कहता हूँ कि रात को खिड़कियाँ दरवाजे बंद रख। वो अंदर आने की कोशिश करते हैं रात को।
अगर दरवाजा खिड़की खुला हुआ तो अंदर आ जाएंगे, सही नहीं होगा हमारे लिए। ना जाने क्यों किशन को कुछ समय से दीपक अब थोड़ा सा पागल लगने लग पड़ा था। उसको लग रहा था कि शायद इसको कोई ना कोई समस्या है, अकेला रह रह के इसको भ्रम हो चुका है। क्या शाम होती है, किशन अपने कमरे में वापस जाता है, लेकिन जब वो अपने कमरे में जाता है, आज वो डिसाइड करता है कि वो उस खिड़की को खोलेगा और इस भ्रम को दूर करने की कोशिश करेगा। जब वो खिड़की खोलता है, उसको सामने एक बंजर जमीन नजर आती है, और बंजर जमीन में उसको सफेद कपड़ों में कोई बहुत बड़ी आकृति नजर आती है, मानो जैसे 8-9 फुट का कोई आदमी खड़ा हुआ है। उसके कुर्ते, हवा की वजह से कुर्ते लहरा रहा है उसका कुर्ता, और बड़े गुस्से से वो किशन की तरफ देख रहा है। किशन सबसे पहले देखकर उसको डर जाता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ समय बाद वो दोबारा दोबारा खिड़की का दरवाजा खोलता है और देखता है कि आसपास, यानी कि सामने जो नजर आ रहा था वहां पर कोई नहीं है, लेकिन आसपास कुछ हवेली से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, जो काफी अजीब सी आवाजें थी। इसलिए किशन को कुछ डर तो लगता है कि जो मैंने चीज देखी है वो इंसानी तो नहीं है कम से कम। कुछ समय बाद दोबारा से खिड़की खोलता है किशन और देखता है वो चीज वहां पर वैसे ही खड़ी थी। बहुत अजीब लगता है, किशन को डरता भी है। डर के मारे वो फिर से खिड़की को बंद कर लेता है, पर्दे आगे कर लेता है, सो जाता है। अगले दिन सुबह वो बात करता है दीपक से कि भाई, जो ये पीछे जमीनें हैं ये किसकी हैं? तो कहता, क्यों, क्या हुआ? नहीं यार, मैं ये नोट कर रहा था कि आसपास की जमीनों में फसल उगी हुई है और वो जमीनें ऐसे बंजर पड़ी हैं। वो भाई बंजर नहीं थी, पिताजी के जाने के बाद वो धीरे 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 बंजर होनी शुरू हो गई। कोई खास कारण? यार, पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी जमीनों पर ही उनका संस्कार किया जाए, तो इसी खेत में उनका संस्कार किया था। लेकिन बाद में ये कभी बस नहीं सका, और सबसे अजीब बात यह है कि धीरे धीरे ये जमीन जो है हमारी जमीन ने बंजर करती जा रही है। ना सिर्फ ये जमीन बंजर हुई है, बल्कि धीरे धीरे ये जमीन आगे आगे बढ़ती जा रही है, और जितना भी हरा भरा इलाका उसको भी बंजर करती जा रही है। अब किशन सच में डर चुका था कि भाई, जो मैंने कल देखा है कहीं इनके पिताजी की आत्मा तो नहीं है। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा विश्वास करना नहीं चाहता था। उसको वहम समझ लेता है कि आज कल हमारे बीच में वो बातें हुई थी, शायद उन्हीं बातों की वजह से मुझे मति भ्रम हो गया और मैं उन चीजों को दोबारा अपने दिमाग पर ले रहा। आज रात फिर कोशिश करना चाहता है किशन, और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसको फिर से वो आदमी खड़ा नजर आता है। अब किशन थोड़ा दिमाग लगाता है, वो खिड़की को दोबारा बंद करता है और कुछ ही सेकंड बाद दोबारा खोलता है, और जब फिर देखता है तो वो बिल्कुल ठीक सामने खड़ा था। अब उसको हो चला था कि ये कोई ना कोई गलत चीज तो है। वो फिर से बंद करता है, फिर से खोलता है। कुछ सेकंड के अंतराल के बाद ही वो अब नजर नहीं आ रहा था। सुनाई दे रही थी आसपास आवाजें, गुर्राने की आवाजें, जैसे कोई बहुत गुस्से में है। आज रात किशन की कुछ अच्छी नहीं गई, उसको बड़ी बेचैनी हुई। दीपक के साथ अगले दिन बात करता है और वो कहता है कि इच्छा जाहिर करता है कि भाई, मैं ना वापिस जाने लगा हूँ, मतलब मैंने बस अपना जो टूर है खत्म हो चुका है। तो दीपक हंस के कहता है कि वो तुझे भी नहीं रहने दे रहे ना। मैंने कहा था ना कि वो इस हवेली में किसी को नहीं रहने देते सिवाय मेरे। शायद मेरा रहना भी उनकी मजबूरी है, और कोई उनकी संतान नहीं थी, वरना ये सब कुछ उसके नाम कर देते। मरने के बाद भी वो इस हवेली, इन जमीनों पर कब्जाए हुए हैं। किशन उनकी बात को दरकिनार कर नहीं सकता था, क्योंकि जो कुछ किशन ने देखा था पिछली 2 रातों से, वो बिल्कुल 100% सही था। उसकी आंखें एक बार धोखा खा सकती थी, बार बार धोखा नहीं खा सकती थी। दीपक कुछ ज्यादा बात करता नहीं है। उसको किशन ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे वो किसी गहरे कुएं में गुम सा गया है, और शायद वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इससे पहले भी वो किशन जाता है, वो दीपक को सलाह जरूर देता है कि भाई, कोशिश कर मूव ऑन होने की। तू हवेली के आसपास ही कोई घर बना ले। नहीं कर सकता यार। अरे यार, छोड़ इस सारी दौलत को, अपनी जिंदगी तो देख, अपनी जिंदगी के बारे में सोच। लेकिन लाख समझाने के बाद भी दीपक शायद समझ नहीं रहा था। किशन सोचता है कि शायद मैं दीपक का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो वो कर सकता था उसने कर दिया था और उसका कोई फायदा हुआ नहीं था।
अब दीपक कहते हैं कि मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद किशन के साथ मेरी फ़ोन पर कुछ समय बात होती रही, लेकिन सच कहूँ तो वो बहुत अजीब और बहुत ही डार्क बातें करता था, डिप्रेस करने वाली बातें करता था, तो मैं दीपक से ज़्यादा बात कर नहीं सका। उसके बाद कई बार उसके फ़ोन आते रहे तो मैंने पिक नहीं किए, क्योंकि शायद मुझे लगा कि नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं उसको तो मोटिवेट नहीं कर पा रहा था, मैं खुद ही डिमोटिवेट हो रहा था। इसलिए उसके बाद कुछ समय बाद उसके फ़ोन आने बंद हो गए। अब बात आई गई हो चुकी थी, जैसे कई दोस्त बीच में मिलते हैं, फिर सालों का अंतराल, ऐसे ही सालों का अंतराल हो चुका था। तकरीबन 12 वर्ष बीत चुके थे। अब 12 वर्षों बाद फिर मैं इस कस्बे में आया, कुछ काम था, और जाने से पहले ना जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया कि मैं एक बार मिलकर तो आऊं दीपक से। वो अपनी गाड़ी उस गांव की ओर मोड़ लेते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो हवेली सामने नजर आनी शुरू होती है। आज हवेली तो बिल्कुल अजीब ही लग रही थी, चमचमा रही थी। गार्डन देखकर ही इंसान खुश हो रहा था। कई गाड़ियां लगी हुई थी। पहले तो ये खुश होते हैं कि शायद दीपक की जिंदगी बदल चुकी है, शायद उसके जीवन में खुशहाली आ चुकी है, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान एक बोर्ड पे जाता है जो इशारा कर रहा था कि ये हवेली अब होटल में तब्दील हो चुकी है, उनको थोड़ा सा शक पड़ता है। ये रिसेप्शन पे जाते हैं, मैनेजर से बात करते हैं और कहते हैं कि सर, मिस्टर दीपक। तो कहते हैं कि आप कौन? मैं उनका दोस्त हूँ, कई सालों से मिला नहीं हूँ। कितने सालों से? सर, हो गए होंगे 10 साल के आसपास। ओके ओके, मैं समझ सकता हूँ। सर, मैं समझा नहीं। एक्चुअली दीपक जी तो जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। कब की? तकरीबन आज से 4 साल पहले। और ये जो उनकी हवेली थी, ये किसी ट्रस्ट की हवेली थी। फिर ट्रस्ट ने ये हवेली हमें बेच दी, और हमने यहाँ पर होटल बनाया है। गांव में होटल? सर, डेस्टिनेशन है, मतलब लोग शादियों के लिए आते हैं, या अपने आप को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, कटने के लिए, भाग दौड़ भरी जिंदगी से, उसके लिए अच्छा है। ओके ओके। क्या बता सकते हैं कि दीपक जी की मृत्यु कैसे हुई? सर, ज्यादा तो पता नहीं। कहते हैं इसी हवेली में एक दिन वो फर्श पर मरे पड़े थे, शायद उनको हार्ट अटैक आया था। ओके। कोई उनका बाद में परिवार? नहीं सर, कहते हैं वो अकेले थे, इसलिए तो ट्रस्ट के नाम चली गई जमीन। ओके। जिस चीज का शक था वही हो गया। अब दीपक कहते हैं कि कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे सच में कांटेक्ट तोड़ना चाहिए था दीपक के साथ, या फिर शायद कहीं ना कहीं सही किया। ये सवाल आपसे भी है कि क्या दीपक जिस तरीके की बातें करता था, किशन ने अच्छा किया, या फिर किशन की गलती थी? अगर किशन दीपक के साथ बात करता रहता तो दीपक इस दुनिया से ना जाता। आप बताइए, क्या लगता है आपको? आज, इससे पहले आज का एपिसोड ख़त्म करें तो एक बार देखते हैं कि भाई कौन से कमेंट्स हैं, उन पर करते हैं चर्चा। एक्चुअली कुछ कमेंट्स का को कंबाइन करके मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जो एपिसोड नंबर 300 था, उसमें बैकग्राउंड साउंड के बारे में कुछ मिक्स से कमेंट थे। मिक्स क्या, ज़्यादा यही थे कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग था। एक दो कमेंट ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैंने ये आपको पहले कहा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक का शुरू से ही थोड़ा सा मुझे रहा है एक प्रॉब्लम, कि बैकग्राउंड म्यूजिक का सिंक्रोनाइज नहीं मिल रहा, कोई अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिल रहा। तो ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार मुझे आप इसके बारे में ज़रूर बताइए कि अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को बिल्कुल रिमूव ही कर दूँ, बिल्कुल नॉर्मल जैसे शम्स ताहिर खान करते हैं, बिल्कुल बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के, अगर आप चाहें तो बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक को बिल्कुल कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सच में उसका आउटपुट तो मुझे भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं इसलिए लगाता हूँ कि कई लोगों को अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप इसके बारे में भी मुझे बताइएगा कि क्या है, क्या करना चाहिए? बैकग्राउंड म्यूजिक को हटा देना चाहिए बिल्कुल, या फिर देखते हैं अगर नहीं हटाना तो फिर क्या क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और साथ के साथ ही, जैसा मैंने पहले कहा कि एपिसोड 1 आ चुका है, अंधकार का, ब्लैकआउट वाली रात, और भरपूर उसको प्यार दीजिएगा, भरपूर लाइक्स दीजिएगा, क्योंकि एपिसोड नंबर 2 तभी आएगा जब मैंने कहा था, जैसा कि एपिसोड 1 की सक्सेस पर डिपेंड करेगा। मिनिमम 500 से 700 लाइक्स अगर वहां पर आते हैं तो तभी, और ज़्यादा तो नहीं है भाई। इसलिए दूसरा जो एपिसोड है उसका थोड़ा सा मैं आपको टीजर दे देता हूँ। ये होगा मेट्रो में, और वो भी आखिरी मेट्रो। क्या ऐसा राज है आखिरी मेट्रो का
जो गहराता जाता है, ठीक वैसे ही जैसा एपिसोड 1 का था, लेकिन किरदार अलग, जगह अलग और खौफ भी अलग होगा। मजा आएगा दूसरे एपिसोड में भी, लेकिन अपलोड तो तभी होगा जब पहले को प्यार मिलेगा। सो उम्मीद है ये भी आपको अच्छा लगा होगा एपिसोड, और जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से मेंबरशिप्स का, जो मेंबरशिप का है सारा एक बार देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो ज्वाइन उसको भी कर लिएगा। और मेरी कोशिश है कि हॉरर का एक पूरा एनवायरनमेंट आपको देना, इकोसिस्टम बनाना, शायद उसमें कभी सफल हो भी पाऊँ। तो चलते हैं, आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।